transformer is an electrical device for converting an alternating current at low voltage for converting an alternating current at low voltage for converting an alternating current at low voltage into that at high voltage into that at high voltage and vice versa into that at high voltage and vice versa next point लिखें if it increases the input voltage, it is called step up transformer. If it increases the input voltage it is called step up transformer. If it increases the input voltage, it is called step up transformer. It is called step up transformer. And if it decreases the input voltage, and if it decreases the input voltage, it is called step down transformer. It is called step down transformer. अब इसका प्रिंसिपल नोट करिए. मतलब कुल मिलाकर ये है कि वोल्टेज को बढ़ाना या वोल्टेज को घटाने का काम करता है ट्रांसफार्मर. अगर वो इनपुट वोल्टेज यानी कि जो वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो उस वोल्टेज को बढ़ा देता है तो हम उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और अगर वो उस वोल्टेज को घटा देता है तो हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दो तरीके के ट्रांसफार्मर हो गए. उसके बाद इसका प्रिंसिपल नोट कीजिएगा. इसका प्रिंसिपल नोट करें. प्रिंसिपल है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. It works on the principle of mutual induction. It works on the principle of mutual induction, comma, that is when a changing current is passed through one of the, that is when a changing current is passed through, that is when a changing current is passed through one of the two inductively coupled coils, one of the two inductively coupled coils, and induced EMF is set up in the other coil, and induced EMF
एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, पेन है नहीं, पेन है किसी के पास एक्स्ट्रा? पेन होगा एक्स्ट्रा? एक्सक्यूज मी सर, सर एग्जाम में ना हमसे म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ लिया था ठीक है, और सब इंडक्शन लिख के आए थे। अच्छा। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट मतलब एम के बारे में पूछा होगा, वो छोटा सा एक मतलब बस वो बताना होता है आपको कि एक कॉइल है, उसके सामने दूसरी कॉइल रखी हुई है, तो उसमें जब चेंजिंग करंट पास होता है तो उसकी वजह से ईएमएफ दूसरी वाली कॉइल में भी प्रोड्यूस हो जाता है, ये बताना था। ये तो एक सर छोटा सा इंडक्शन में बताना था ना ये तो। हाँ, तो यही इंडक्शन बताना जो है ना, इंडक्शन दो तरीके का होता है, एक सेल्फ इंडक्शन होता है और एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। मुझे लग रहा है आप लोगों ने सेल्फ बता दिया होगा। नहीं सर, हमने सर म्यूचुअल इंडक्शन ही बताया, हाँ पर पूछा म्यूचुअल इंडक्टेंस था। हाँ, तो कोई बात नहीं, एक ही तो बात है। नहीं है ना सर, सबके काट लिए हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। म्यूचुअल इंडक्शन एक्चुअली एक प्रोसेस हो गया, और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के कोफिशिएंट को। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस एक प्रोसेस हो गया कि कॉइल खुद के अंदर ही जब चेंजिंग करंट प्रोड्यूस होता है तो वो एक इंडक्टेंस प्रोड्यूस कर देती है, तो वो जो उसका कोफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल, तो वो हो गया कोफिशिएंट उसका। और 1 नंबर का था क्या? 5 का था सर। 5 नंबर का था, तो डेरिवेशन पूछा होगा। सब पूछा था, हाँ। पर पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा था, वो वाला पार्ट सबका गलत हुआ। 1 नंबर वाला ना, मतलब वो वाला 1 नंबर वाला, बाकी पूरा कर दिया होगा। हाँ तैयारी अच्छी नहीं थी सर। अच्छा, तो वो इसी वजह से आप लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन लिख दी कोफिशिएंट होगी। जोड़ना था, बाकी सब सही था। चलिए, कोफिशिएंट भी एक्चुअली एक ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, कैपिटल एम, तो वो शायद वो आपसे पूछना चाह रहे होंगे कि उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आप बताइए, ठीक है, तो वो आपसे वो पूछना चाह रहे होंगे, वो नहीं लिखा होगा, इस वजह से नंबर काट दिए। So it works on the principle of mutual induction, that is when a changing current is passed through one of the two inductively coupled coils and induced EMF is set up in the other coil, and induced EMF is set up in the other coil, is set up in the other coil, induced EMF is set up in the other coil, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। फिर लिखिएगा टू टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। देखिए, वैसे तो 2 तरीके के होते ही, जो वोल्टेज को बढ़ा देता है उसको बोलते हैं स्टेप अप, जो वोल्टेज को घटा देता है उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लेकिन जो 2 तरीके के अब मैं बता रहा हूँ दैट इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, कि किस तरीके से उनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स बेस्ड ऑन देयर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर 2 तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, पहला लिखेंगे कोर टाइप और दूसरा लिखेंगे शेल टाइप, कोर टाइप और शेल टाइप। कोर टाइप और शेल टाइप। ठीक लग रहा है भाई? तो दरवाज़ा खोल दिया, थोड़ी हवा आ रही है, सांस थोड़ी सी, मास्क भी हटा दिया तुमने, सही है। कल हुई थी तबीयत खराब या परसों ही हो गई थी? क्या? मुझे सुनाई दिया था चेस्ट में थोड़ा सा। अच्छा, मुझे चेस्ट सुनाई दिया था। चलिए कोई बात नहीं। तबीयत एक दिन में ठीक भी हो गई तुम्हारी? अभी भी मतलब प्रॉब्लम है? अरे मैं भी हंस रहा हूँ,
मैं भी हंस रहा हूँ। ऑनलाइन तो समझ नहीं आता ना इसलिए। अरे वो तो ठीक बात है, वो तो ठीक बात है, मैं तो किसी और चीज़ की बात कर रहा था। मैं तो ये कह रहा था एक दिन में कैसे तबीयत ठीक हो गई। एक बच्चा और था, उसकी भी तबीयत, अरे क्या हो गया, सब हंस रहे हैं तो क्या हो गया, क्या बात है, फिर तो सबसे पूछोगे कि क्यों हंस रहे हो, फालतू की बात। एक तो टेस्ट नहीं दिया कल का, झूठा बहाना लगा रहे हो, झूठा बहाना है। अगर तबीयत खराब है तो पंखा चलाने को क्यों बोलोगे? आप मेरे घर पे पूछ अरे घर पर तो मैं पूछ ही लूँगा, घर पर तो मैं पूछ ही लूँगा। वो बुखार चढ़ा ही टेस्ट का था तुम्हारा, कौन सा टेस्ट है जिस दिन टेस्ट हुआ हो तुमने दिया हो, इसलिए बोल रहा हूँ। पहले भी समझाया था, ढंग से भी समझाया था, समझ में आता नहीं तुम्हारे। वो सबसे पूछ रहे हो हंस क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो, हरकतें करोगे उल्टी सीधी और कहोगे कि हंस क्यों रहे हो। चलिए नोट करिए, इन द कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर्स in the core type transformers, the primary and secondary coils are wound. The primary and secondary coils are wound on separate limbs of the core. On separate limbs of the core. On separate limbs of the core, so that the core is largely surrounded by the coils. So that the core is largely surrounded by the coils. Largely surrounded by the coils. Full stop. Many of the modern transformers are closed core type. Many of the modern transformers are closed core type. ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं एज शोन। देखिए कंस्ट्रक्शन जो है वो अलग अलग होगा, दोनों तरीके के जो ट्रांसफार्मर हैं उनका कंस्ट्रक्शन अलग अलग होगा। कोर टाइप का अलग और जो अगला देखेंगे शेल टाइप उसका अलग। कंस्ट्रक्शन अलग अलग होगा लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम होगा, थ्योरी दोनों की बिल्कुल सेम होगी। कोर टाइप अगर पूछा जाए सिर्फ इतना लिखना है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। और ये दो तरीके के ट्रांसफार्मर आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। ट्रांसफार्मर पूछा जाए तो स्टेप अप और स्टेप डाउन मत लिख देना, वो तो है ही, वो तो है ही, वो वोल्टेज को चेंज करता है, ठीक। लेकिन उसके अलावा अगर पूछा जाए तो आपको कोर टाइप और शेल टाइप वो आपसे पूछेंगे। आपसे वो पूछेंगे कि दो टाइप्स आप बताइए ट्रांसफार्मर की, तो कोर और शेल बता देना है वहाँ पर। कभी ये एक लाइन लिख कर सोचो कि मैंने कर दिया पूरा, ठीक है। तो कि स्टेप अप जो बढ़ा देता है, स्टेप डाउन जो घटा देता है, हो गया, तो वो मत कर देना। अब यहाँ पर डायग्राम बना लो। कोर टाइप होगा तो कोर टाइप का डायग्राम बनाना होगा, शेल टाइप होगा तो शेल टाइप का डायग्राम बनाना होगा। तो कोर टाइप जो है, कोर टाइप में आपको क्या करना है, आपको रेक्टेंगल बना देने हैं दो। एक तो ये, और एक ये, दो रेक्टेंगल हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कोर टाइप में, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का मतलब क्या है वो अभी बताऊंगा। यहाँ पर
एक वायर ऐसे गया, ठीक है, एक वायर ऐसे गया और ये पीछे से घूम कर आएगा, पीछे से घूम कर आया और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, समझ लेना जैसे इंटीग्रेशन का साइन बना रहे हो, ठीक है। ये करके और इसको पीछे से ऐसे खींच कर यहाँ पर लिख देना प्राइमरी। प्राइमरी प्राइमरी का मतलब क्या है कि जो इनपुट वाली जो वोल्टेज है, इनपुट वाली वोल्टेज से जो वाइंडिंग जुड़ी हुई है, जो वायर जुड़े हुए हैं, उनको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। उसके बाद सेकेंडरी, वो सेकेंडरी यहाँ पर बना रहे हैं। ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। फिर ये अब इस यहाँ पे पर कंपैरेटिवली ज़्यादा है ना। ज़्यादा है, तो क्या है कि अगर प्राइमरी वाइंडिंग में, अगर प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स कम है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ना, ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है, ये वोल्टेज को अप कर रहा है, ठीक। और अगर प्राइमरी में टर्न्स जो है वो ज़्यादा हैं, तो वो क्या करेगा कि इनपुट पर ज़्यादा वोल्टेज लेगा, और सेकेंडरी में अगर टर्न्स कम है तो इसका मतलब वो आउटपुट पर वोल्टेज कम डिलीवर करेगा। तो ये उस केस में होता है कि ये स्टेप अप का मतलब क्या है कि हम उन एरियाज़ की बात करें जहाँ पर वोल्टेज बहुत कम आ रही है और हमको फ्रिज या एसी वो हमको यूज़ करना है, तो वो यूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज बढ़ा देगा ताकि हम एफिशिएंटली जो भी ये डिवाइसेस हैं जिनको ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है वो एफिशिएंटली हम यूज़ कर पाएँ, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा वाला ट्रांसफार्मर है? ये कोर टाइप, ये कोर टाइप है, ये स्टेप अप है, ये स्टेप अप है क्योंकि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग देखिए 1 2 3 3 नज़र आ रही है, सेकेंडरी 1 2 3 4 5 6 7 वाइंडिंग सेकेंडरी नज़र आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा है तो ये वोल्टेज को बढ़ा देगा। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर ये भी दिखाएंगे, सेम नंबर ऑफ टर्न्स हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सेम नंबर ऑफ टर्न्स होगी ना तो जैसी वोल्टेज है वो वैसे ही डिलीवर कर देगा, कुछ फायदा ही नहीं है। फिर कोई फायदा नहीं है। जब भी आप डायग्राम बनाए ना तो टर्न्स थोड़ी सी कम या ज़्यादा बना देना। ये मैंने जो एक लाइन बनाई है ये है ये जो हमने एक लाइन बनाई है ये क्या है, ये हमारे करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। ऐसी ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक। तो ये आपको बनाकर दिखा देनी है, कोई एक लाइन या 2 लाइन बनाकर दिखा देना, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है कि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है इस तरीके से, और इस पर हम इधर एक वाइंडिंग कर देते हैं और इधर वाइंडिंग कर देते हैं, ये होता है। तो क्या हो गया इसको, चलिए उसके बाद सेकंड नोट करें शेल टाइप। सर इसमें हो सकता है कि सेकेंड प्राइमरी में ज़्यादा और सेकेंडरी में कम हो, तो कोर में। हाँ बिल्कुल हो सकता है। सेकंड लेकिन शेल टाइप, शेल टाइप में नोट करेंगे, इन द शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स in the shell type transformers the primary and secondary coils are wound one over another. The primary and secondary coils are
wound over one another on the same limb of the iron core. On the same limb of the iron core. On the same limb of the iron core, full stop. The coils are very largely surrounded by the iron core. The coils are very largely surrounded by the iron core. The coils are very largely surrounded by the iron core. Full stop. Transformers used in radio and TV transmitters. Transformers used in radio and TV. Transformers used in radio and TV transmitters are of shell type as shown. Are of shell type as shown. As shown. सर इसमें एसी और फ्रिज हाँ, इसमें क्या किसी में भी, वो तो मैंने एक एग्जांपल लिया ना, दोनों में से किसी में भी, मतलब वो तो मैंने आपको ये बताया कि कंस्ट्रक्शन के दो अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है ये जो इसका जो इसको एक्चुअली ना बॉब बोल देते हैं, BOB बॉब बोल देते हैं। ये जनरली किसी भी मटेरियल का बना हुआ हो सकता है, किसी मेटल का नहीं होगा, हो सकता है कि प्लास्टिक का हो, ठीक है, और हो सकता है इंसुलेटेड मेटल का हो कि अंदर से मेटल का हो और ऊपर से प्लास्टिक की कोटिंग कर रखी हो। तो उसके ऊपर यहाँ पर आपने प्राइमरी वाइंडिंग लगा दी और यहाँ पर सेकेंडरी, बेसिकली इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रखना होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। तो ये तो हो गया कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ऐसे बनाया जाता है। अब आ जाते हैं शेल टाइप। शेल टाइप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग तरीके का होगा। वो कैसा होगा वो देखिएगा। और इसमें ना पे लिम्ब्स क्या मतलब है? लिम्ब्स का मतलब ये जो है ना, ये एक लिम्ब हो गया, ये दूसरा लिम्ब हो गया। लिम्ब का मतलब ब्रांच उसकी, एक तरह से ये जो स्ट्रक्चर है इसकी ब्रांच। यहाँ पर भी इन द शेल टाइप ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर वाउंडेड ओवर वन अनदर ऑन द सेम लिम्ब ऑफ द आयरन कोर। मतलब ये तो डिफरेंट लिम्ब्स पर है कि एक इधर वाले टुकड़े पर बन रहा है, बंधी हुई है वायर, और एक इधर वाले टुकड़े पर। अब क्या है कि सेम टुकड़े पर बंधी होगी और वो जो सेम टुकड़ा होगा वो सेंटर में होगा, बीच में होगा। तो देखिएगा कैसे, मैं ये मिटा रहा हूँ। ये ऐसे बनाइएगा, तो इसमें अगर हम लिम्ब्स की बात करें तो लिम्ब्स जो हैं वो देखें तो एक लिम्ब तो ये नज़र आ रहा है, एक लिम्ब ये बीच वाला नज़र आ रहा है और एक लिम्ब ये आ रहा है। तो शेल टाइप में बीच वाले लिम्ब पर लपेट देते हैं हम वायर्स को, ठीक है, वन ओवर वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, कोई बात नहीं, इंसुलेटेड वायर होती है। तो देखिएगा ऐसे होगा कि प्राइमरी बनाया पहले, ये आपका यहाँ से होता हुआ, यहाँ से पीछे से आता हुआ और ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर से आया, ऐसे लिपटता गया लिपटता गया लिपटता गया, फिर ऊपर से गया और पीछे से आ गया। ये है प्राइमरी सेक्शन इसका। और इसी में आपको क्या करना है, सेकेंडरी वायरिंग करना है। सेकेंडरी वायरिंग किस तरह से होगी,
एक आगे से ऐसे आया, पीछे से ऐसे गया, दो, टेढ़ा क्यों आ रहा है? मतलब उसको उससे अलग दिखाने के लिए टेढ़ा बनाना। ठीक है, तो आप क्या करना, अगर ये एग्जाम में बनाने के लिए आता है ना, अगर शेल टाइप आता है तो आप क्या करना कि एक ब्लैक पेन से कर देना, एक वाइंडिंग और एक ब्लू पेन से दिखा देना। अब हमने यहाँ पर देख रहे होंगे कि प्राइमरी की वाइंडिंग ज़्यादा दिखाई है, सेकेंडरी की केवल 1, 2 और 3 वाइंडिंग दिखाई है सेकेंडरी की, तो इसका मतलब ये स्टेप डाउन हो गया। ठीक, बस इतना करना है। शेल टाइप है तो सेंट्रल वाली जो लिंब है उस पर हमने दोनों को लगा दिया, समझ गए? ठीक, उसके बाद देखिएगा इसकी थ्योरी दोनों की आपको सेम ही लिखनी है, थ्योरी में नोट करें। थ्योरी में नोट करिएगा। मेरी आवाज़ आ रही है भाई, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। यस सर। ठीक है, ये है कंसीडर द सिचुएशन व्हेन नो लोड इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी। कंसीडर द सिचुएशन व्हेन no load is connected to the सेकेंडरी। हमेशा क्या है कि लोड यहीं पर कनेक्ट करा जाता है सेकेंडरी पर, और जो प्राइमरी है, प्राइमरी पर हमेशा हमको जो है हमारी मेन लाइन जो है वो प्राइमरी से आ रही होती है। ठीक है, तो लोड जो है, लोड का मतलब क्या है? एसी, फ्रिज, टीवी, कुछ भी, कोई भी चीज़, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, उसको कहते हैं हम लोड। ठीक, तो कंसिडर द सिचुएशन व्हेन नो लोड इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी। लोड कभी भी प्राइमरी पर कनेक्ट नहीं होता, हमेशा सेकेंडरी पर होता है। नो लोड इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी, दैट इज इट्स टर्मिनल्स आर ओपन, दैट इज इट्स terminals, that is its terminals are open, full stop. Let n1 and n2 be the number of turns, let n1 and n2 be the number of turns, n1 and n2 be the number of turns in the primary and secondary respectively. Number of turns in the primary and secondary respectively. तो हम ये कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को n1 मान लिया, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को n2 मान लिया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल लिखिएगा, induced EMF in the primary coil E1 is equal to minus N1 d phi by dt, माइनस N1 d phi by dt। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि जो चेंज इन फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स जो EMF है किसी भी कॉइल में, चेंज इन फ्लक्स जो है वही EMF को इंड्यूस कर देता है। तो हम ये कहेंगे कि कॉइल्स के केस में फ्लक्स जरूर चेंज होता है, तो ये जो चेंजिंग फ्लक्स है d phi by dt, ये EMF इंड्यूस कर देगा, यानी कि E1 के बराबर हो जाएगा। हेलो, गुड इवनिंग बेटा, मैं 15 मिनट में आपको कॉल करूँगा, ठीक है? हाँ, इसी नंबर पर 15 मिनट में कॉल करें। ओके।
induced EMF in the secondary coil. Induced EMF in the secondary coil. So E2 is equal to minus N2 d phi by dt. E2 is equal to minus N2 d phi by dt, where phi is the magnetic flux linked with each turn. Okay, where phi is the magnetic flux linked with each turn of the primary or secondary at any instant. With each turn of the primary or secondary at any instant. Primary or secondary at any instant. Thus E2 upon E1, thus E2 upon E1 is equal to minus N2 d phi by dt upon minus N1 d phi by dt. नेगेटिव से नेगेटिव काट दो, डी फाई बाई डी टी से डी फाई बाई डी टी काट दो, तो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक ही है, उस ट्रांसफार्मर के ऊपर ही प्राइमरी और सेकेंडरी लगाई जा रही है, तो क्योंकि डिवाइस एक ही है और उस डिवाइस में फिर फ्लक्स भी एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइमरी और सेकेंडरी में जो वाइंडिंग्स हैं वो अलग अलग है, तो वाइंडिंग्स की वजह से उनका EMF अलग अलग हो जाएगा. तो आप ये देखिएगा इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मतलब इसका जो क्वेश्चन आएगा ना ट्रांसफार्मर का, उसमें ये थोड़ी सी थ्योरी पूछ ली जाएगी और उसके साथ साथ सिंपल से इस फॉर्मूला के बेस पर एक आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा. ठीक है, तो साथ में लगा कर दे दिया जाता है. ये लगभग आपका 5 नंबर का इसका क्वेश्चन बनता है ट्रांसफार्मर का, अगर आया तो. ठीक है, अच्छा, तो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. ये इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग हो गया ट्रांसफार्मर का. E2 क्या है? E2 ये है कि जो आपको आउटपुट में वोल्टेज चाहिए. ठीक है, E1 क्या है? जो आप इनपुट में वोल्टेज प्रोवाइड करा रहे हैं. फॉर एग्जांपल हमारे घरों में 220 वोल्ट आती है ताकि हम अपने अप्लायंसेस प्रॉपर्ली यूज़ कर पाएँ. मान लीजिए 220 वोल्ट यहाँ पर नहीं आती, मान लीजिए यहाँ पर 150 वोल्ट आ रही है, या मान लो यहाँ पर 180 वोल्ट आ रही है, तो थोड़ी सी वोल्टेज और मिल जाएगी तो हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली काम करने लगेंगे. नहीं तो धीरे धीरे लाइट फ्लिकर करेगी, फ्रिज बंद हो जाएगा. धीरे धीरे AC जो है, AC में पंखा धीरे धीरे तेज़ धीमा चलेगा, कंप्रेसर ही नहीं उठ पाएगा उसका, वो भी बंद हो जाएगा. तो उसको बढ़ाने के लिए हम जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, आपने नोटिस भी करा होगा कि एक छोटा सा स्टेबलाइजर लगाया जाता है AC के साथ में. तो वो इसी वजह से लगाया जाता है कि वोल्टेज अगर कम है तो ज़्यादा कर दो, अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रही है तो उसको कम कर दो. तो यहाँ पर ये है कि अगर हमारी अप्लाइड वोल्टेज 180 वोल्ट है तो E1 की जगह 180 डालो. ठीक है, और हमको प्राइमरी और सेकेंडरी के प्राइमरी कॉइल यानी कि जो सोर्स से जो कॉइल जुड़ी हुई है उसके, और जो हमारा AC के अंदर जो कॉइल है, अगर मैं AC चलाना चाह रहा हूँ तो उसकी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स अगर पता चल गए तो हम ये जान सकते हैं कि भाई हमको आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा. तो हो सकता है वो आपको बोले कि भाई E1 है आपके पास और E2 भी है आपके पास, आउटपुट वोल्टेज कितनी चाहिए कि मेरे को अप्लाइड वोल्टेज इतनी है और आउटपुट वोल्टेज इतनी चाहिए, और प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, तो सेकेंडरी में मुझे एक ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना है तो सेकेंडरी में मैं नंबर ऑफ टर्न्स कितने लगाऊँ. तो आप ये करेंगे कि भाई कैलकुलेट करके आप इनको निकाल लोगे. 4 वैल्यूज़ हैं, 4 में से 3 दे रखी होंगी, 1 निकाल लो. ठीक है, तो E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 ये हो गया. अब लिखिएगा the ratio N2 upon N1 of the number of turns the ratio N2 upon N1
of the ratio N2 upon N1 of the number of turns in the secondary to that in the primary. Number of turns in the secondary to that in the primary is called the turns ratio of the transformer. Turns ratio of the transformer. It is also called transformation ratio. It is also called transformation ratio. फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखे इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर in a step up transformer N2 is greater than N1 in a step down transformer N1 is greater than N2. ठीक है, कोई प्राइमरी में कॉइल्स अगर ज़्यादा होंगी सेकेंडरी में कम होंगी तो वो स्टेप डाउन होगा ट्रांसफॉर्मर, सेकेंडरी में ज़्यादा होंगी तो फिर वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। उसके बाद देखें द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर ये लिख लीजिए the efficiency of a transformer is defined as Input upon output. output upon input is defined as eta is equal to output power upon input power into 100. आउटपुट पावर क्या होगा E2 I2 अपॉन E1 I1 into 100. E2 I2 upon E1 I1 upon 100. उसके बाद जो है फिर ना ट्रांसफार्मर में ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि आप एनर्जी लॉसेस कितने तरीके के होते हैं ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो कॉपर लॉस, अब इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं, वो 4-5 पॉइंट्स जो हैं वो टोटल थ्योरेटिकली हैं। फिर यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर है, स्मॉल ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड इन रेडियो रिसीवर, टेलीफोन, लाउड स्पीकर, वोल्टेज रेगुलेटर्स फॉर टीवी, रेफ्रिजरेटर, इट स्टेबलाइजेस द पावर सप्लाई। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लार्ज करंट फॉर इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर और एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस भी होता है। और ट्रांसफार्मर क्या करते हैं कि जैसे बहुत लार्ज डिस्टेंस से हमारे पास सप्लाई लाइन आ रही है और सप्लाई लाइन से हमें घरों में वोल्टेज सप्लाई करनी है,
तो वो क्या करेंगे, वो उसको जो स्टेप डाउन करेंगे, वो वोल्टेज को स्टेप डाउन करेंगे, क्योंकि वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से तो बहुत ज़्यादा आ रही है वोल्टेज, वो उसको स्टेप डाउन करेंगे। तो ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा स्टेप डाउन उन्होंने कर दिया तो मतलब वो जो बचा हुआ वोल्टेज है वो कहाँ गया। तो बचा हुआ वोल्टेज धीरे धीरे स्टोर होता है और वो धीरे धीरे सप्लाई होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लॉसेस भी हो जाते हैं। कुछ लॉसेस का मतलब कि अगर 200 वोल्ट आ रहा था और या मान लीजिए 500 वोल्ट आ रहा था और दिया गया घरों में 220 वोल्ट, तो जो बचा हुआ वोल्टेज हुआ ना 280 वोल्ट का, तो पूरा का पूरा 280 वोल्ट उसने स्टोर नहीं कर लिया अपने पास, उसमें हो सकता है कि 10, 15 या 20 वोल्ट का लॉस भी हो जाए। तो वो जो एनर्जी लॉसेस हैं, वो एनर्जी लॉसेस किस किस वजह से होते हैं। पहला है कॉपर लॉस, सम एनर्जी इज लॉस ड्यू टू हीटिंग ऑफ कॉपर वायर्स यूज्ड इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स, हीट की वजह से कुछ लॉस हो जाता है। दूसरा एडी करंट लॉस, द ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एडी करंट्स इन द आयरन कोर व्हिच लीड्स टू सम एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। थर्ड है हिस्टेरेसिस लॉस, फिर है फ्लक्स लीकेज, फिर है हमिंग लॉस। हमिंग लॉस मतलब कभी भी किसी ट्रांसफार्मर के पास से आप गुजरेंगे तो एक आवाज़ आएगी हमिंग साउंड, ऐसी करके एक आवाज़ आएगी। लाइट जब चली जाती है तो एकदम से आपने नोटिस करा होगा कि शांति सी हो जाती है, तो वो जो हमिंग साउंड है वो हमिंग साउंड भी बंद हो जाती है लाइट जाने पर। तो मतलब ये 4-5 लॉसेस हैं, 4-5 इसके यूजेस हैं। इसकी फ़ोटो भेज दूंगा मैं, अपना नोट्स में लिख लेना। इसी तरीके से अगर आप कहें एसी जनरेटर कराना है तो मैं एसी जनरेटर करा दूंगा, नहीं तो बिल्कुल सेम टू सेम वो वही है। अगर किसी के पास भी 10th के नोट्स रखे हुए हों तो 10th का वाला ही है बस एसी जनरेटर, वही आपका स्प्लिट रिंग्स, स्लिप रिंग्स, वही उसका डायग्राम है, उसकी वर्किंग है, ठीक है। अगर कहेंगे तो बैच में करा दूंगा और अगर नहीं तो फिर नोट्स भेज देता हूँ, उसको उसमें कर दूँगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा पढ़ने वाला कोई नई चीज़ नहीं है। डायग्राम नहीं आएगा हाँ डायग्राम, अरे वो तो मेन है, वो तो मेन है भाई। तो 10th में भी हुआ था। ना ना ना, ये तो करना है, ये तो मेन है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल और 2 रिंग्स, बस वही है, ठीक है। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इसमें बनता नहीं है, ठीक है। चलिए इतना ही करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास से फिर मैं रे ऑप्टिक्स करवा रहा हूँ।